नमस्कार। अपने लास्ट लेक्चर में समष्टि और व्यष्टि में आत्मनिर्भरता के बारे में अंतर्निर्भरता के बारे में पढ़ रहे थे। सैमुअल्सन की बात चल रही थी। तो हमने देखा था कि सैमुअल्सन एक अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, जो एक नोबेल लॉरेट हैं। 1970 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1915 से 2009 तक था। ठीक है। और इकोनॉमिक्स नाम से इन्होंने एक बुक लिखी थी, एनालिटिकल अप्रोच, और ये कब लिखी थी? 1948 में लिखी गई थी। ठीक है। और इसके साथ ही एक और चीज़ अपने रिलेट कर सकते हैं कि जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी थी, एक रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो कि अराउंड 1938 के लगभग दी थी इन्होंने, काफ़ी फेमस है। जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहले मांग का जो नियम के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे दो प्रकार के लॉ आते हैं, जैसे कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है, जिसे गोसेन का फर्स्ट नियम भी बोलते हैं, है ना, गोसेन फर्स्ट लॉ। ठीक है। और इसके बाद आता है समसीमांत उपयोगिता नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, ठीक है, जिसे हम गोसेन का सेकंड लॉ बोलते हैं। ठीक है। काफ़ी बार ये यूजीसी नेट कॉलेज लेक्चरर और इवन सेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि ये तो गणनावाचक थ्योरी थी, तो इसको हम गणनावाचक के अंतर्गत रखते हैं। और इसके बाद क्रमवाचक थ्योरीज आई थी, है ना। तो क्रमवाचक में कौन कौन सी थ्योरीज रखते हैं हम? एक तो होती है अनादिमान वक्र अप्रोच, है ना, अनादिमान, है ना, जिसको हम आईसी वक्र बोल देते हैं। तो ये जो आईसी वक्र थ्योरी थी, इसके बाद का जो अपडेट था वो कौन सा था? प्रकटित अधिमान सिद्धांत बोलते हैं इसको, रिवील्ड, है ना, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है। ये किसने दी थी? सैमुअल्सन ने दिया था 1938 में। ठीक है। ये विद आईसी कर्व का यूज किए बिना, है ना, कैसे हम मांग के नियम का विश्लेषण कर सकते हैं? तो ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी सैमुअल्सन के द्वारा दी गई थी। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हम देख रहे थे कि व्यष्टि जो है अपने एक्सप्लेनेशन के लिए समष्टि के ऊपर निर्भर है और समष्टि जो है वो व्यष्टि के ऊपर निर्भर है ना। तो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र न होकर एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। सैमुअल्सन ने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए अपनी एक कोटेशन दी थी। उन्होंने बोला था कि वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है ना, में कोई विरोध नहीं है। दोनों अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। दोनों ही अत्यंत आवश्यक है। और यदि आप एक को समझते हैं, यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे से अनभिज्ञ हैं, तो आप केवल अर्धशिक्षित हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस कोटेशन है इनकी। तो कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। इवन आप अगर ग्रेजुएशन और मास्टर्स में हैं तो डायरेक्टली कोटेशन का यूज भी कर सकते हैं थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। इस तरीके से उन्होंने बोला कि दोनों का ही अपने जानकारी होना आवश्यक है, नहीं तो हम क्या कहलाएंगे? अर्धशिक्षित हमें बोला जाएगा, है ना। तो उसके बाद आता है कि एक और अर्थशास्त्री थे, एक्ले। उन्होंने भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि एक्ले जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने बोला कि दोनों के बीच कोई सुनिश्चित रेखा नहीं है, कोई सुनिश्चित रेखा नहीं है। ठीक है, नहीं है, लेकिन सार्थक
परिणामों पर पहुंचने के लिए समष्टि मूलक समस्याओं, देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये है कि समष्टि मूलक समस्याओं का हल समष्टि मूलक उपकरणों से, है ना, समष्टि मूलक उपकरणों से एवं व्यष्टि मूलक समस्याओं का हल व्यष्टि मूलक उपकरणों से ही निकालना चाहिए। क्या मतलब हुआ? यही है कि अगर कोई समस्या जो है वो अगर समष्टि मूल की है ना, तो उसके लिए समष्टि जो सॉल्यूशंस है वो यूज किए जाने चाहिए। और अगर कोई व्यष्टि मूल की समस्या है तो उसके लिए व्यष्टि के जो उपकरण हैं उनको ही यूज किए, यानी कि थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी किया है और ये भी बोला है कि इनके बीच में कोई भी सुनिश्चित रेखा नहीं है और दोनों को अलग भी नहीं कर सकते और दोनों के लिए अलग अलग उपकरण हैं तो उनको भी यूज किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से एक्ले की ये डेफिनेशन है, काफ़ी फेमस है, कोटेशन उनकी दी हुई, तो एग्जाम्स वगैरह में काफ़ी डायरेक्टली पूछ ली जाती है। उसके बाद आता है कि नॉर्मली आप इसको लिख सकते हो कि दोनों जो हैं वो पूर्णतया भिन्न, दोनों मतलब समष्टि जो और व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो दोनों पूर्णतया भिन्न या स्वतंत्र न होकर एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के दो पहलू हैं, ठीक है, और एक दूसरे के परस्पर सहयोगी एवं पूरक विधियां है ना, एवं पूरक विधियां हैं। तो इस तरीके से हमारा जो व्यष्टि और समष्टि की जो डेफिनेशन है, दोनों का आपने जो डिफ्रेंशिएशन किया, फिर दोनों में अंतर्निर्भरता देखी और फिर उसके बाद कुछ फेमस जो इकोनॉमिस्ट है उनके द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं देखी और अंत में थोड़ा हमने इसके बारे में थोड़ा हम बताया कि दोनों में जो निर्भरता है वो है और दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं और पूरक विधियां हैं। इस तरीके से ये हमारा टॉपिक यहाँ तक पूरा होता है। फिर एक और टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं कि समष्टि आर्थिक विरोधाभास। ठीक है, जिसे कि इंग्लिश में काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। इसको बोलते हैं कि पैराडॉक्स बोलते हैं ना, इसको पैराडॉक्स है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स बोलते हैं, या इसी को ही बोल देते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है ना। डायरेक्टली एग्जाम्स में कई बार इसको पूछा जाता है कि क्या इसका मतलब है ना, संरचना संबंधी भ्रांति है ना, या फिर भ्रामात्मक संरचनात्मक विरोधाभास है ना, ये इसका कई नाम है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, क्या बोलते हैं, समष्टि आर्थिक विरोधाभास है क्या, है ना। तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें ये रहता है कि कई बार कुछ व्यक्ति के ऊपर जो सिचुएशंस लागू होती है वो पूरे समाज के ऊपर नहीं लागू हो सकती, पूरे कंट्री के ऊपर लागू नहीं हो सकती, है ना। तो जो एक छोटे स्तर पे अगर कोई चीज़ सही है तो वो पूरे देश के स्तर पे या पूरे समाज के स्तर पे वो गलत सिद्ध हो जाती है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि जैसे कि आर्थिक विश्लेषण में कई बार ऐसी स्थितियां आती है जो बात एक व्यक्ति के रूप में
व्यक्ति के रूप में सही एवं लाभप्रद हो, सही एवं लाभप्रद हो सकती है। वह बात समग्र के रूप में गलत व घातक है ना, गलत एवं घातक हो सकती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि बचत करना एक अच्छा गुण माना जाता है ना, बचत करना। तो ये व्यक्तिगत लेवल पर तो हम इसको क्या मानते हैं कि ये एक अच्छा गुण है ना, बचत करनी चाहिए फ्यूचर के लिए। लेकिन क्या हो कि अगर पूरा देश ही बचत करने लग जाए है ना, पूरा समग्र देश है ना, या कंट्री या समाज पूरा है ना, अगर वो ही बचत करने में लग जाए तो उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा। आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ा होगा कि आप नेशनल इनकम में पढ़ते हैं कि देश में जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन से जो आय होती है और उस आय में से ही क्या किया जाता है, व्यय किया जाता है, और व्यय के द्वारा ही कल को उत्पादन आगे बढ़ता है ना। तो ये एक सर्कुलर फ्लो रहता है। नेशनल इनकम की 3 परिभाषाएं हैं, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि है ना। तो ये सर्कुलर जो फ्लो है, अगर हम बचत करते हैं तो इसमें से क्या हो जाता है, आउटफ्लो हो जाता है ना। तो ये सर्कल छोटा हो जाएगा। अगर मान लो आप सर्कुलेशन से मनी को बाहर निकाल रहे हो ना, चलन से मुद्रा को बाहर निकाल देते हो, तो वो उतने अमाउंट की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, है ना, डिमांड है वो कम हो जाएगी। डिमांड कम हो गई तो उस वस्तु का उत्पादन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। उत्पादन कम हो गया तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, है ना, छंटनी हो जाएगी। अब रोजगार कम मिलेगा तो उनकी आय क्या हो जाएगी, आय कम हो जाएगी। अब आय कम हो गई तो वापस से उनकी मांग फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो सेम लेवल ये एक सर्कल के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो ये सर्कल जो है ये वापस इस जो सर्कुलर फ्लो को संकुचित कर देता है ना। तो ये आउटफ्लो जो होता है वो एक देश के लिए नुकसानदायक है। इस आउटफ्लो को इनफ्लो करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इन्वेस्टमेंट का, है ना। ठीक है, तभी हम कई थ्योरीज में पढ़ते हैं कि सेविंग होना जो है वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेविंग जो होती है वो क्या कहलाती है, वो आउटफ्लो होती है सर्कुलर फ्लो से, और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इनफ्लो होता है ना। यानी कि उसके द्वारा ये सर्कल को वापस मेंटेन किया जा सकता है ना, जिससे कि लोगों की डिमांड बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, फिर आय बढ़ने से उनकी मांग फिर से बढ़ने लग जाएगी, है ना। तो ये वापस मेंटेन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्तर पर बचत करना क्या माना जाता है, अच्छा गुण माना जाता है। लेकिन अगर पूरा देश ही बचत करने लग जाए तो वो पूरे देश के लिए एक बुरी स्थिति मानी जाती है, अच्छा नहीं माना जाता उसको। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि ऐसी ही स्थितियों को हम क्या कहलाते हैं, हम क्या कहते हैं, समष्टि आर्थिक विरोधाभास, है ना, समष्टि आर्थिक विरोधाभास, है ना। ठीक है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, है ना। काफ़ी बार ये एग्जाम में आता है कि इसका मतलब क्या है ना। तो उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि और किन एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर बैंक में से जमाओं को निकालता है ना, बैंक जमा को अगर विड्रॉल करता है ना, बैंक जमा को विड्रॉल करता है, ठीक है। और तो अगर एक व्यक्ति के लिए निकालना कोई नॉर्मल बात है, कोई ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर पूरा समाज ही, है ना, पूरा समाज ही उस पैसे को विड्रॉल करने लग जाए तो वो बैंक क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, है ना। उस बैंक के पास पैसा ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म मतलब कि उसको लोगों की डिमांड्स को पूरा करने के लिए उतना अमाउंट उनके पास नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से व्यक्तिगत जो विड्रॉल है, मान लो व्यक्ति अगर एक बैंक से पैसा निकालता है तो ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन पूरा समाज या पूरा देश एक साथ अगर बैंकों में से पैसा निकालने, जैसा कि हम कई सिचुएशंस में देखते ही हैं, है ना, तो उसमें क्या हो जाता है कि बैंक जो है वो दिवालिया हो जाते हैं, उनके पास जो स्टॉक्स नहीं रहते, और इस तरीके से, ठीक है। अब एक और अच्छा बेसिक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लो एक कृषक है ना, एक किसान है। अब किसान की अगर फसल जो है वो अच्छी हो जाए, है ना,
अच्छी फसल हो जाए तो उसका जो उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि उसके लिए अच्छी बात है ना। लेकिन अगर पूरे समाज या पूरे देश के ही कृषकों का अगर उत्पादन बढ़ जाए, है ना, तो उत्पादन बढ़ने से क्या हो जाएगा, सप्लाई जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। सप्लाई बढ़ जाएगी, हम डिमांड सप्लाई रूल हमने पढ़ा ही है ना। तो डिमांड सप्लाई रूल हमने पढ़ा है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी प्राइसेज क्या हो जाती है, बहुत डाउन हो जाती है, तो कृषकों को उनका मूल्य नहीं मिल पाएगा, जो कि एक व्यक्तिगत स्तर पर अच्छी चीज़ थी। क्यों, उसका उत्पादन बढ़ता है तो उसकी आय बढ़ेगी और वो उसका अच्छे से यूज कर सकता है। लेकिन अगर पूरे देश में, पूरे समाज के कृषकों का उत्पादन बढ़ जाए, अच्छी फसल हो जाए, तो उसका क्या हो जाएगा, पूरी सप्लाई बढ़ने से प्राइसेज क्या होगी, उसके प्रोडक्ट की गिर जाएंगी और उनको उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें कि हमने देखा कि समष्टि आर्थिक विरोधाभास किसे बोलते हैं, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या है, और इसी कारण से हम देखते हैं कि मतलब दोनों का ही अध्ययन जरूरी है ना। व्यष्टि के साथ साथ समष्टि विश्लेषण भी क्या है, जरूरी है। ठीक है, और जो इसका यूज जो है वो समष्टि का वो कब हुआ था कि विश्वव्यापी जब मंदी आई थी ना, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, ठीक है, मंदी के समय। ठीक है, किसने, कीन्स ने। हमने पहले भी देखा था कि जो कीन्स था उसने किसके ऊपर जोर दिया था कि समष्टि विश्लेषण के ऊपर उसने जोर दिया था, है ना। कैसे कि कीन्स जो है उन्होंने 1936 में एक बुक लिखी थी, कौन सी, द जनरल थ्योरी, द जनरल थ्योरी। ठीक है, 1936 में उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी, जिसके द्वारा उन्होंने समष्टि आर्थिक विश्लेषण पर जोर दिया कि इसके द्वारा हम इस आर्थिक मंदी से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, और कीन्स के बारे में अगर हम थोड़ा और देखें तो कीन्स जो अर्थशास्त्री थे, उनका जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था 1883 से 1946। ठीक है, इस तरीके से ये इनका टाइम पीरियड था। टाइम पीरियड इसलिए ज़रूरी है, कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए यूजीसी नेट, जेआरएफ, कॉलेज लेक्चरर या इवन स्टेट के कई एग्जाम्स में मतलब पूछ लेते हैं फर्स्ट ग्रेड वगैरह में, तो उनको रैंक में लगाने के लिए ये उनका टाइम पीरियड काफ़ी काम आता है। और बुक्स का जो ईयर है पब्लिश होने का वो भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट है, तो इसलिए इसकी एक दो बुक्स और हैं जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि 1930 में उनकी एक बुक आई थी, ए ट्रीटीज ऑन मनी। ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप। एक और इनकी बुक थी 1940 में छपी थी, 1940 में छपी थी, हाउ टू पे फॉर ए वॉर, हाउ टू पे फॉर ए वॉर। ठीक है, तो ये भी इनकी एक बुक थी। तो इनको जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस तरीके से। आज हमने एक नया अर्थशास्त्री कीन्स के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ा, डिटेल से पढ़ा। एक कोटेशन भी बोली जाती थी कि जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी के दो सबसे जो फेमस इकोनॉमिस्ट माने जाते थे वो कौन कौन से माने जाते थे, कीन्स उनमें से एक था। ठीक है, कीन्स को 20वीं शताब्दी जो थी, है ना, 20वीं शताब्दी को दो महान अर्थशास्त्रियों में माना जाता था, है ना, दो महान अर्थशास्त्रियों में माना जाता था। दूसरा अर्थशास्त्री कौन था आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।